प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 4। इसमें दो प्रैक्टिकल हैं, गॉस एलिमिनेशन और दूसरा है गॉस जॉर्डन। ठीक है, और दोनों से ही हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। तुम्हारे थ्योरी में एक क्वेश्चन 101% आएगा, चाहे गॉस एलिमिनेशन से आ जाए चाहे जॉर्डन से आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना। और विद पार्शली पाइवटिंग आएगा। गॉस एलिमिनेशन 3x3 का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है विद पार्शली पाइवटिंग। ठीक है, और गॉस जॉर्डन से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए और उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए विद पार्शली पाइवटिंग। तो अच्छे से दोनों टॉपिक कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या करना है हमें। ये प्रैक्टिकल नंबर 4, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गॉसियन। ये गोस है वैसे तो, ठीक है, इसमें गॉसियन लिखा हुआ है तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना, वही मेथड है। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, तीन ही वेरिएबल्स हैं और इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, ए इज इक्वल टू, और फर्स्ट में लिखेंगे फर्स्ट रो यानी कि 2,3 माइनस 2,-3,10, और ऑगमेंटेड भी साथ लिख रहे हैं, तो ऑगमेंटेड साथ में लिख रहे हैं तो -2 भी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो होगी 1, -2, 3 एंड -2, एंड फोर्थ रो इज -1, 3, 1 और 4। ये हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, रो के बाद कॉलम यूज करते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म का जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन था इसको यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो अब तुम देख रहे हो जब मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे हम तो ये पूरी मैट्रिक्स बन के तुम्हारे पास यहाँ पे आ गई, और ये मैट्रिक्स सेव किसके अंदर होगी? ए के अंदर सेव होगी ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर लिया। क्यों कर लिया इंटरचेंज? इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इसको पार्शली पाइवटिंग करना है। अगर पार्शली पाइवटिंग करते तो अलग केस था फिर तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, सिंपली ऐसे ही आएगा। तो पार्शली पाइवटिंग में, सॉरी, विदाउट पार्शली पाइवटिंग है तो उस केस में हमने क्या किया कि हमारे पास फर्स्ट रो में तुम देख पा रहे हो, या तो फर्स्ट रो में हम 2 से डिवाइड करते, ठीक है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लें तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो पाइवट एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने वही काम किया कि मैट्रिक्स फॉर्म ए, और उसमें तुम देख रहे हो A22, ये लिख रहे हो ना A2, सॉरी A2 का मतलब यहाँ पे सेकंड रो से है, तो सेकंड रो को तुम फर्स्ट प्लेस पे लिख रहे हो और फर्स्ट रो को सेकंड प्लेस पे लिख रहे हो, और थर्ड को तो थर्ड रहने ही दे रहे हो, उसको कोई चेंज नहीं कर रहे। तो तुम देख रहे हो तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे जो सेकंड रो थी वो इंटरचेंज होगी किसके साथ? फर्स्ट रो के साथ। ठीक है, तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म अब क्या करते हैं, हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायगोनल से नीचे जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इस 1 की हेल्प से 2 और -1 को क्या करना है? जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम कि मैट्रिक्स फॉर्म, पहली रो तो एज इट इज रखी, उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। सेकंड रो की जगह लिखना जो है हमें, तो सेकंड रो -2 इंटू फर्स्ट रो, तो वही लिखा है, वही हमने ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर लिया। और थर्ड रो की जगह हम लिख रहे हैं थर्ड रो और प्लस फर्स्ट रो, तो देख रहे हो थर्ड रो प्लस फर्स्ट रो। तो जैसे ही हमने ये किया तो तुम देख पा रहे हो 1 के नीचे के दो एलिमेंट थे, ठीक है, वो दोनों ही हमारे क्या हो गए? 0 0 आ गए। क्लियर है? उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म अगेन, फर्स्ट रो अब एज इट इज रखेंगे, सेकंड एलिमेंट, सेकंड पाइवट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, अब इसकी हेल्प से अब इसको 0 बनाना है, इसके नीचे जो 0 है। तो देख रहे हो तुम फर्स्ट रो एज इट इज,
सेकंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो में थर्ड रो माइनस सेकंड रो कर रहे हैं, तो वही किया, थर्ड रो माइनस सेकंड रो। जैसे ही हमने ये किया तो हमारा ये 1 जीरो हो गया, और इसके साथ साथ ये 4 भी जीरो हो गया, और ये 2 भी जीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि इसके पास, इस जो सिस्टम आया तुम्हारे पास, इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसका जब डिटरमिनेंट्स तुम चेक करोगे तो वो जीरो आ रहा होगा। ठीक है, जब अब यहां से इसकी रैंक चेक करें, एक रैंक वाला भी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में, कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। दोनों तो सेम है लेकिन लेस देन एन है, एन का मतलब है वेरिएबल से। तो यहाँ पे ए हमारे पास ये है, ये ए है जो ये 3 क्रॉस 3 वाला है, इसके साथ जब दूसरा ये फोर्थ कॉलम यहाँ पे ऐड हो रखा है, ये ऑगमेंटेड बी होता है, ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए, रैंक कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो का मतलब है यहाँ पे दो है, तो रैंक ए की कितनी होगी? दो, और ए ऑगमेंटेड बी की कितनी हो जाएगी? वो भी दो हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल्स कितने? 3 हैं। तो इस केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी इसने कि दस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, कि सोल्व, डायरेक्टली अब सोल्व कर रहे हैं हम, x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 डबल इक्वल लगा रहे हैं -2, x2 प्लस 4x3 डबल इक्वल 2, और थर्ड इक्वेशन अब हमारे पास बची नहीं है यहाँ पे कुछ भी। और किस में सोल्व कर रहे हैं इसको? इसको सोल्व कर रहे हैं x1 x2 x3 में। यहाँ पे इंटरचेंज कर लेना है इसको, x1 x2 x3 लिखना है यहाँ पे। इसने x3 x2 x1 लिखा हुआ है, तुम इसको x1 x2 x3 ही लिखना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद तुम देख रहे हो कि x3 हमारा फ्री वेरिएबल्स है, x1 की वैल्यू आ रही है 2 माइनस 11x3, और x2 की वैल्यू आ रही है 2 माइनस 4x3। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि x3 की वैल्यू कुछ भी रखें, जो भी मन करे हमारा, उससे हमारी x1 x2 की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही हम x3 की वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे ही हमारे x1 x2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। और x3 पूरा r है, r से रियल लाइन से कहीं से भी कोई भी वैल्यू उठा लें, उसको हम यहाँ पे रखें, तो x1 x2 भी हमारे कहीं ना कहीं r पे बिलोंग करेंगे, और r क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसलिए हमारे इसके सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे ही हमें उसको क्या करना है? सोल्व करना है। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। बताओ बेटा, कुछ पूछना है? तो सब्स्टिट्यूट में कैसे लिखेंगे? क्या सर बेटा? ये कॉमा क्या बता रहे हैं? ये ए इक्वल टू A1 कॉमा A2 ऐसे कर। कहाँ पे बताओ? ये वाला ना, ये सर मैट यहाँ पे ये, यस सर। इसका मतलब ये है कि ए में जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख रहे हैं। A1 का मतलब ये है कि जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड प्लेस पे लिख रहे हैं, सेकंड नंबर पे लिखी हुई है ना ये। और थर्ड रो, ये थर्ड रो है, A33 का मतलब है थर्ड रो, ए की थर्ड रो, उसको कहाँ पे लिख रहे हैं? थर्ड प्लेस पे लिख रहे हैं हम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर इसको मैथमेटिका पे कैसे लिखेंगे? मैथमेटिका में ही तो लिखा हुआ है बेटा ये। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हें मैथमेटिका ही की कमांड लाइन है, ये तो तुम्हारी हेडिंग होगी यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, ये सब कुछ तो हेडिंग है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 1 की जो कमांड्स लाइन है यहाँ से शुरू हो जाती है। मैट्रिक्स फॉर्म ए, जो भी लिखोगे, इसको जब आउटपुट लोगे, ये लिखा ना इनपुट आउटपुट, तो ये तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म ये लगाओगे तो ये आउटपुट आएगा, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म लगाओगे तो ये आउटपुट आ गया, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म ये लगाओगे तो ये आउटपुट आ गया। ये तुमने खुद से लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर, ये खुद से लिखा है, हेडिंग है, यानी कि सब सब टाइटल वाली हेडिंग। उसके बाद सोल्व, फिर ये तुमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है एक बार,
कि x1 कैसे लिखोगे। x1 वाला शायद मे बी, अगर x1 x2 x3 नहीं लिख पा रहे तो XYZ यूज कर लेना फिर, ठीक है। लेकिन बस ध्यान रखना यहाँ पे भी XYZ ही यूज करना। क्लियर है? x3 x2 x1 जो लिखा हुआ है यहाँ भी फिर XYZ यूज करना। हाँ जी, और बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? x1 क्या बेटा? नॉर्मल x1 x2 x3 लिखने से भी आ रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आ रहा है तो। मैं तो उस केस में बता रहा हूँ कि अगर नहीं लिख पा रहे फोन वाले मैथमेटिका में तो तुम XYZ भी लिख सकते हो, फ्री हो, क्योंकि 3 वेरिएबल्स ही हैं, तो जैसे 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाओगे यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम चेंज कर दो। हाँ जी, और बताओ बेटा। सर ये मैथमेटिका में कॉलम कैसे लिखते हैं? जैसे ये तो हमने रोज पे लगाए हैं फंक्शन, हाँ, अगर हम कॉलम पे लगाएं तो कैसे कर लिखेंगे? कॉलम्स का भी बता देंगे, उसका मैंने अभी देखा नहीं है, दे बता दूंगा मैं उसको भी कैसे लिखते हैं। ओके सर। हम्म, हाँ जी, और बताओ। सर ये लास्ट में हमने x3 x2 x1 क्यों लिया, x1 x2 x3 क्यों नहीं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये दरअसल एक सेट होता है, तुम इसको x1 x2 x3 करके लिखना। सर मैंने 1 2 3 किया था तो आंसर नहीं आया, लेकिन 3 2 1 करने पे आ गया। अच्छा, ऐसा है? हाँ जी सर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, या तो इसका फॉर्मेशन ही ये होगा फिर कि मैथमेटिका में इसको रिवर्स में लिखते होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर चेक कर लूंगा, लेकिन अगर ऐसे हो पा रहा है तो तुम फिर इसी डायरेक्शन में लिखना, x3 x2 x1 में ही लिखना फिर इसको, क्योंकि मैंने कभी इस पर नोटिस नहीं किया कि इंटरचेंज करने से शायद कोई फर्क हो, मे बी। या तो इसलिए लिखा है इसने क्योंकि x3 इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड x2 x1 इज द फ्री वेरिएबल्स, मे बी ये रीजन रहा हो। क्योंकि हम जब भी डिफरेंशिएशन या कहीं भी लिखते हैं हम, तो तुमने देखा होगा पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाता है, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल लिखे जाते हैं। तो एक बार एक काम और कर लो तुम मेरे कैसे, कि x3 को तो यहीं रहने दो, ये x1 x2 को इंटरचेंज करके देखो एक बार जरा, देखना फिर क्या आंसर में चेंज आ रहा है। काम ना कर रहे हो बेटा? हाँ जी सर। और किसी की कोई प्रॉब्लम बताओ बेटा। ये आंसर ठीक है, सेम है। हाँ, तो वो रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो ना कि x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट है, x3 इज द इंडिपेंडेंट। अच्छा वो, अच्छा एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पे तुम x2 x3 x1 भी लिख सकते, जो मन करे वैसे लिख सकते हो, बस इतना सा फर्क होगा यहाँ पे, अब आ गया समझ में, कि यहां से तुम x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4x3 आ रहा है, कब? जब x3 को इंडिपेंडेंट लेके चल रहे हो। अगर यहां पर तुम x2 पहले लिख देते हो, तो अब क्या करेगा ये कि x3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x2 देगा, x2 को इंडिपेंडेंट बना लेगा और x3 क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। सेम, जब x3 डिपेंडेंट हो गया, x2 इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x1 तो ऑलरेडी किस पे डिपेंड करेगा, फिर x2 पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा होगा। काम ना समझ में आया? यहां से मुझे नहीं लग रहा इनसे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। यहां पे इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक वेरिएबल तुम्हारा फ्री है, और जो फ्री वेरिएबल है उसी को हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। ठीक है, उसी को हम फर्स्ट पहले इस पे लिख रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर ओके ये सर। यूनिक सॉल्यूशन रखता तो तुम कैसे भी लिख लो, x1 x2 x3 लिख लो, x3 x2 x1 लिखो, या x2 x3 x1 लिखो, जो मन करे वो लिख लो, अगर यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो। अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है तो उस केस में ये x3 को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहा है और x1 x2 को डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस तरीके का आंसर निकल के आएगा फिर। यस ठीक है, सर, आ गया। क्लियर हो गया अब? दरअसल मैंने जो इस पे क्वेश्चन किए पहले तो वो यूनिक सॉल्यूशन वाले किए, तो इसलिए मुझे ऐसा याद है कि इससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुमने कहा कि इफेक्ट पड़ रहा है,
तो फिर समझ में आया कि शायद ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मोस्टली जब भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे जब लिखते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखते हैं, फिर उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखते हैं। चलो खैर ये हो गया। इसके बाद किसी की और कोई प्रॉब्लम है और कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। बाकी सेम ऐसे ही करने हैं, अब इसमें और कुछ नहीं करना है हमें, सेम ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद किया होगा। हाँ एक क्वेश्चन और किया हुआ है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज इट इज करना है ये भी हमें। देखो यहाँ पे एक बार देख लो इसको, उसके बाद कर लेना। यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ये आ गया। अगर ये बाई चांस यहाँ पे विद पार्शली पाइवटिंग बोलता तो तुम्हें पहले स्टेप में अब क्या करना होगा, अपना पाइवट एलिमेंट ढूंढना होगा, पार्शली पाइवट एलिमेंट। तो वो क्या है, 3 है। अब 3 है तो अब थर्ड सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज करना होता, ठीक है। इंटरचेंज कर लेते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते कि फर्स्ट रो में 3 से डिवाइड कर देते, और डिवाइड करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे 1 बन जाता। इस 1 की हेल्प से, क्योंकि 2 तो अब सेकंड रो में आ चुका है, 2 को और 1 को 0 बना लेते हैं, ठीक है, अगर पार्शली पाइवटिंग दिया होता। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो टेंशन लेनी नहीं है फिर क्या करना है हमें, अब इस 2 के साथ ही क्या कर रहा है, ये 0 बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैट्रिक्स फॉर्म फर्स्ट रो एज इट इज रखी, थर्ड सेकंड रो में क्या कर रहे हैं कि सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि सेकंड रो माइनस, अब इस 2 को पहले क्या करेंगे 1 बनाएंगे, तो 1/2 करने से ये 1 बन गया, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही किया 3/2 इंटू A1। थर्ड रो में क्या कर रहे हैं, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो करना है हमें, लेकिन 2 से डिवाइड करके, तो 2 से डिवाइड किया फर्स्ट रो को और तब सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ये किया तो ऑलरेडी तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 1/2 की हेल्प से इस 7/2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो सब्ट्रैक्ट करनी है। थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करना है कि अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लूं सेकंड रो में और थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा काम हो जाएगा, वही किया हमने। इसको देखते देखते हमारे पास ये आ गया। अब तुम यहां देख रहे हो कि ए जो है, ए का मतलब 3 क्रॉस 3 जो मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाली, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी को, ए जो मैट्रिक्स बनती है उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। किसी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है। ये कई बार ये बोल देता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, जो ए एक्स इक्वल टू बी के साथ ए जो होता है वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अब रैंक ऑफ ए हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है 3, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 3, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा ये, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, सोल्व 2x1 + x2 + x3 = 10। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी कॉमा 1/2 x2 + 3/2 x3 = 3, और थर्ड इक्वेशन इज -2 x3 = -10। अब x1 x2 x3 क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, अब तुम किसी भी ऑर्डरिंग में इनको लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो तुम्हारे आंसर आ गए x1 इज 7, x2 इज -9, x3 इज 5। क्लियर है। तो यहां से जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कौन सा क्वेश्चन, थ्योरी वाला क्वेश्चन, तो यहां पे कमांड्स लिख के भी तुम उसको वेरीफाई कर सकते हो कि मैट्रिक्स फॉर्म में जब तुम्हारा चेंज होके आ रहा है तो क्या बन के आ रही है मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वहां पार्शली पाइवटिंग यूज कराता है, तो पार्शली पाइवटिंग यहाँ पे कैसे करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे पहले, और इंटरचेंज करने के बाद डिवाइड कर लेंगे 3 से, जिससे कि वो वहां पे 1 बन जाए, ठीक है, हो जाएगा। क्यों बेटा,
हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, अब चलते हैं जॉर्डन पे। एक बार जॉर्डन को भी देख लो, वो तो बहुत ही छोटा है, बस ये है गॉस जॉर्डन। ये तुम्हारे पास सिस्टम दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म बी में लिख लिया हमने, ठीक है। बी में लिखने के बाद ये आ गया, इसकी डायरेक्ट कमांड है, ठीक है। इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। फॉर्म में एफ कैपिटल है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स फॉर्म रो रिड्यूस, रो में आर कैपिटल होगा, फिर रिड्यूस में आर कैपिटल होगा। रो रिड्यूस बी, बी का है हमारे पास, ये वाली बी मैट्रिक्स जो है, ठीक है। रो रिड्यूस बी, जैसे ही ये कमांड्स लाइन लिखी हमने तो हमारे पास डायरेक्टली ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आ गई 1007 010 -9 0015। तो तुम देखते हो जॉर्डन में हम कोई भी मैट्रिक्स दी हुई होती है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये तुम्हारी पूरी मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब इसको जब इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो x1 इज 7, x2 इज -9 एंड x3 इज 5, आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। इस तरीके से हम जॉर्डन का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। छोटा सा ही है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है और मैट्रिक्स फॉर्म में रो रिड्यूस लगाना है, बस हो गया तुम्हारा काम। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम ये प्रैक्टिकल नंबर 4 में ए और बी दो थे, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, ये दोनों मैंने एक ही में ही कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसके अंदर, प्रैक्टिकल अलग अदरवाइज अलग करने और भी करके नहीं, या एक ही एक में ही कर लेना, एक में ही कर लेना। प्रैक्टिकल 4A ए एंड बी, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन, ये टाइटल दे देना जैसे मैंने दिया हुआ है, फाइल का टाइटल। फाइल के अंदर कैसे करना है, ऊपर लिख देना गॉस एलिमिनेशन, उसके 2-3 क्वेश्चन करा देना, और उसके बाद जॉर्डन, जॉर्डन के फिर 1-2 क्वेश्चन कर लेना, 1-2 क्वेश्चन और डाल देना इसमें, ठीक है। बताओ बेटा, करें ओके कंप्लीट इसको? मेरी तरफ से अब कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे सारे प्रैक्टिकल्स, कोई प्रैक्टिकल नहीं बचता अब, ठीक है। अब तुम्हें ये प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। प्रैक्टिकल फाइल पिछली बार की तरह तैयार करनी है जैसे हमने लास्ट टाइम तैयार की थी, ठीक है। पहला पेज तुम्हारा इंडेक्स वो होगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, फ्रंट पेज, टाइटल पेज जो होता है। दूसरा पेज जो होगा तुम्हारा वो होगा इंडेक्स का, कि कौन कौन से प्रैक्टिकल उसमें कर रहे हो। ये वर्ड फाइल में ही टाइप कर लेना, उसके बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना उसको, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल 1 2 3 4 5 ये होने चाहिए, मैथमेटिका फाइल भी एज वेल एज इनकी पीडीएफ फाइल भी, ठीक है। जिस फॉर्मेशन में मैंने तुम्हें भेज रखे हैं इसी फॉर्मेट में बना के एक मेल के साथ अटैच करना है। जिप फाइल नहीं बनानी, सिंपली ऐसी अटैच करना है ये तुम्हें, ठीक है। और सब्जेक्ट में अपना नाम और रोल नंबर, ठीक है, ब्रैकेट में ये जरूर लिख देना। और हो सकता है तो पहले लिखो प्रैक्टिकल फाइल और ब्रैकेट के अंदर नाम और उसके सब ब्रैकेट में अपना रोल नंबर। इस तरीके के फॉर्मेशन से भेजो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे उस मेल को सर्च करने में आसानी होती है, ठीक है। ये तुम्हारे प्रैक्टिकल कब तक तैयार हो जाएंगे मुझे बताओ? मैंने तो आज तुम्हें कंप्लीट करा के ये दे दिए सारे प्रैक्टिकल्स, तुम कब तक कर लोगे इनको? बोलो बेटा जल्दी। कामना, भाविका, नमन, खुशी, तिब्रेवाल, गुड्डू, हरप्रीत, बताओ बेटा। वेंसडे फ्राइडे, हैं? वेंसडे रख लो, एक संडे। वेंसडे या थर्सडे। जोर से बोलो नमन, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा। सर वेंसडे या थर्सडे। वेनेसडे या थर्सडे, चलो ठीक है, हम तुम्हें फ्राइडे देते हैं। फ्राइडे इज 30 आई थिंक। तो 30 मिडनाइट तक तुम्हें भेजने, यानी कि 12 बजे तक भेजने, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल्स की फाइल होगी। फाइल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, उसी मेल पे भेजना जिस पे मेल पे अभी तक भेजते आए हो तुम, rcmaths
ऑनलाइन आई थिंक ऐसी कुछ थी, तो उसी पे भेजना है। ठीक है, प्रैक्टिकल का एक तुम्हारा टेस्ट होगा, वो टेस्ट 30 तारीख तक ही होगा। तो मैं सोच रहा था उसको 29 तारीख में ले लूं। ठीक है, 29 में सेम तुम्हारे इसी लेक्चर में। ठीक है, रख दूं? यस सर। ठीक है, 29 डन। उसके बाद एक तुम्हारा टेस्ट होगा, थ्योरी टेस्ट, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहला टेस्ट नहीं दिया या उनके नंबर कम है, उनके लिए। वो सोच रहा हूं मैं 30 तारीख में रख दूं, उस लेक्चर में जो तुम्हारा प्रैक्टिकल लेक्चर हुआ करता था। हुआ तो नहीं वो, पर उसी लेक्चर में रख देते हैं क्योंकि फिक्स है वो, हम उसमें रख सकते हैं। तो 30 तारीख में हम 2 या 2:30 बजे से, जो भी है टाइमिंग मैं देख के बता दूंगा। तो 30 तारीख में हम तुम्हारा थ्योरी टेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद एक सर लैब पहले का वाले टेस्ट मार्क्स बता दीजिए। हाँ वो आ जाएंगे बेटा, वो मैं अभी चेक नहीं किए, आज या कल में चेक करके आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, उसका सिलेबस जो होगा वो आफ्टर फर्स्ट टेस्ट के बाद जो भी हमने उसमें सिलेबस कवर किया है वो सारा सिलेबस हमारा टेस्ट 2 में आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक बचता है प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में 1 तारीख में मैं उसको कराना चाह रहा हूँ। और तुम्हारी क्लास से तो उस दिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्लास तुम्हारी 30 तारीख तक ही है। तो वो रख लेते हैं, 10 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं, 10 से 12 12:30 बजे तक का वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रैक्टिकल एग्जाम 1 तारीख में, 1 मई में 10 बजे से। ठीक है, मैं फिक्स कर रहा हूँ इसको भी। इसके बाद एक असाइनमेंट सर होगा। हाँ बोलो। सर 1 मई की जगह सर 5 या 6 मई कर दीजिए सर। नहीं नहीं बेटा, इतना लंबा नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, इतना दूर नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है और कभी भी कुछ भी यूनिवर्सिटी से नोटिस आ जाते हैं, हमें भी मार्क्स भेजने होते हैं बेटा। ठीक है, सर आवाज आ रही है मेरी? क्या बेटा? आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। सर 3 तारीख को हमारा है ना कंप्यूटर का भी प्रैक्टिकल है। तो 3 में है ना, मैं तो 1 तारीख में रख रहा हूँ बेटा। 3 के बाद रख लेते आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेटा ऑनलाइन प्रैक्टिकल है, इसमें क्या करना है तुम्हें, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। ठीक है, और वैसे भी 3 तारीख में है, ऐसा तो है नहीं कि 1 तारीख में ही है वो। राजेश, गुड्डू, ठीक है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल तुम्हारा 1 तारीख में होगा। एक तुम्हारा होगा असाइनमेंट। ठीक है, वो असाइनमेंट भी मैं आज या कल में तुम्हें भेजता हूँ और उसकी डेट भी बता दूंगा उसी के साथ। तो इस तरीके से तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट भी तैयार हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। कल तुम्हारी क्लास है वही 10:30 बजे से। उसमें कुछ डाउट्स होंगे तो वो ले लेंगे, और कुछ मुझे थोड़ा सा एरर के बारे में बताना है, तो उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं, उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना, वही टॉपिक हमारा बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो एक दिन का काम है। बाकी वेडनेसडे अगेन फिर हम क्या रख लेंगे, एक तुम्हारी डाउट क्लास रख लेंगे पूरे होल सिलेबस की, कहीं पे भी कोई डाउट है। और थर्सडे तुम्हारा फिर प्रैक्टिकल टेस्ट है, और फ्राइडे तुम्हारा फिर थ्योरी टेस्ट है, और सैटरडे तुम्हारा फिर क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, और कोई किसी को कोई डाउट है, मन में कुछ शंका चल रही है तो पूछ सकता है वो। कल प्रैक्टिकल वाले के भी डाउट्स रख लेना। ठीक है, ओके डन। ठीक है, और बताओ। सर प्रैक्टिकल फाइल की जिप नहीं देनी है ना, अलग अलग देना नहीं है? नहीं, अलग अलग देने बेटा। ठीक है, जिप में फिर मुझे वो डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वो अलग अलग जाके खोल के देखने पड़ते हैं, तो बेस्ट है कि तुम ऐसे ही अटैच कर दो उसमें।
ठीक है, सर एक बार फॉर्मेट भेज देना जैसे पिछली बार भेजा था ना आपने, किस चीज का फॉर्मेट बेटा? तो वर्ड फाइल का भेजा था आपने पहले शायद। तो तुम्हारी मेल के साथ फर्स्ट होगा ना पेज और तुमने- इंडेक्स का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। और बताओ। पिछली बार शायद किसी ने बनाया था, या तो खुशी ने बनाया था या भाविका ने बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। आई थिंक इन दोनों में से ही किसी ने बनाया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किसने बनाया था वो। चलो मैं देख लूंगा, एक बार भेज दूंगा मैं। चलो और बताओ। ठीक है, आई थिंक और कोई डाउट नहीं है, तो हम अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है।